मैं डॉक्टर सीपी राय, आप हम सब लोगों में सबसे सीनियर। 2013 में आप भी उस जो भी सरकार थी उसका एक आप भी तंत्र थे। एक मुस्लिम, अब आज की तारीख में यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से इसके ये सारा कुछ अब चलना शुरू हो गया है कि सबकी वो जो है वो पाकिस्तान में डोरबंदी हुई है। तो डूब मरना चाहिए ऐसे ऐसे प्रदेश के प्रशासनिक और अधिकारियों को, जहां पे पाकिस्तान में बैठ के कोई तुम्हारे कुंभ में जिसके लिए तुम हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हो वहां आके ऐसा हादसा करा देता है। डॉक्टर राय, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आजम खान साहब वाला जब मामला था वो केवल रेलवे स्टेशन पे हुआ था, प्लेटफॉर्म बदला गया था और उसी की भगदड़ में 36 लोग मर गए थे। आजम खान साहब ने उसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा था कि भले ही वो मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि स्टेशन के अंदर उत्तर प्रदेश के मंत्री के हिसाब से प्लेटफॉर्म नहीं बदले जाते हैं, ना ट्रेन आती है। वो रेलवे विभाग का था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया था। अखिलेश यादव जी ने उस इस्तीफे को नहीं मंजूर किया। ये भी याद दिला दूं लोगों को, यहाँ के राय साहब बताएंगे अभी जब डिटेल में, कि आजम खान साहब को बहुत से अखाड़ों ने उनका मान सम्मान किया था, क्योंकि उन्होंने बहुत सक्सेसफुली, बहुत सफलतापूर्वक इसको चलाया था। डॉक्टर राय, मैं आज थोड़ा संक्षेप में बात अभी भी डिस्कस करने का है, गुस्सा नहीं आ रही है। ये कौन लोग हैं भाई? अभी भी कह रहे हैं 5 तारीख को प्रधानमंत्री की अभी भी हिम्मत है कि वो आके यहाँ वीआईपी उसमें नहाएंगे धोएंगे। ये कौन सा तमाशा है? मैं राय साहब आप ही से शुरुआत कर रहा हूं। कितने लोग मरे हैं और उसको छुपा जिस तरह से रहे हैं, इस पे जरा मैं आपकी एक पहली टिप्पणी ले लूं। के राय साहब बैठे हैं इलाहाबाद के, मुझे लगता है उनको काफी जानकारियां वहां स्थानीय तौर पर होगी, लेकिन हम लोग पहले दिन से जिस तरह वॉच कर रहे हैं चीजों को, आपने अच्छा आजम खान साहब का जिक्र किया। उन्होंने तो एक बेहतरीन इंतजाम किया था और सारे साधु संतों ने बुला के उनका सम्मान किया था। ये भी आपने ठीक कहा कि रेलवे स्टेशन पर अचानक ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल गया और भीड़ ज्यादा थी, भगदड़ में कुछ लोग गिरे और फिर गिरते चले गए और उसमें डेथ हो गई थी। फिर भी आजम साहब ने उसकी अपनी जिम्मेदारी लिया था और उसके लिए क्षमा मांगी थी लोगों से। लेकिन वो मुसलमान है, इसलिए उनको क्रेडिट देने का कोई काम नहीं है। वो तो अपराधी बना के जेल में डाल दिए गए और इस तरह जेल में डाले गए हैं कि उनके जमानत की सुनवाई तक नहीं हो पा रही है। और जमानत की जिस केस में सुनवाई हो गई है उसका फैसला सुरक्षित है। मुझे लगता है कई महीने हो गए। के राय साहब को पता होगा इलाहाबाद में उनकी जो स्थिति है। ये बड़ा दर्दनाक हादसा है आनंद वर्धन जी। 3 दिन पहले मैंने एक लाइव किया था। लाइव क्या किया था, एक टीवी चैनल ने मुझसे मांगा था कुंभ के बारे में मेरी अपनी डिबेट के पहले जो दिखाते हैं वो अखिलेश जी का दिखाया था, उन्होंने ब्रजेश पाठक का दिखाया था और मेरा दिखाया था। उस लाइव में मैंने पहले ही शंका व्यक्त की थी कि जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं, प्रचार किया जा रहा है, जिस तरह से न्योता जा रहा है लोगों को, और जो हालत वहां मुझे दिख रही है वो बड़ी खराब है और ईश्वर ना करे कि कोई घटना घट जाए। अच्छा ये होता घटना नहीं घटी होती, लेकिन वो शंका मैंने व्यक्त की थी। मुझे याद है मेरे कजन लगते हैं विभूति नारायण राय जी, उस समय इलाहाबाद में था मैं जब कुंभ की तैयारी चल रही थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह का चुनाव भी चल रहा था आनंद वर्धन जी, उस समय 88 की बात है, और कुंभ की तैयारी चल रही थी। उसके बाद कुंभ आने वाला था। उनका समय मुझे ध्यान है, वो कुंभ मेला के इंचार्ज थे उस समय, और उन लोगों ने जो भी इंतजाम किए थे कि लोग आते जाते चले जाए और किसी वीआईपी को कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया था। इस बार जिस तरह से तमाशेबाजी हो रही थी, इसलिए कि आरएसएस और बीजेपी, ये दोनों खैर एक पार्टी, आरएसएस का एक विंग है बीजेपी, इनका कुल मिला के इनके जो प्राण है, जैसे राजा का प्राण चूहे, वो चूहे के उसमें तोते में था, इस तरह की कोई कहानियां हम लोग सुनते हैं। इन सबका प्राण कुछ सत्ता में है और सत्ता के लिए वोट में है। वोट कैसे भी चाहिए, वो हिंदू मुसलमान की नफरत के नाम पर हो, वो पाकिस्तान से झूठे कहानियां सुना करके हो, वो आरडीएक्स 300 किलो ला करके हो, कुछ भी हो, इनको वोट चाहिए और सत्ता में बने रहना है। एन केन प्रकार बेईमानी करनी पड़े, चोरी करने पड़े, कुछ भी करना पड़े, धमकी देनी पड़े, इनको सत्ता में रहना है और हर चीज का सत्ता के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हर चीज इनकी सरकार में नहीं हो रही है, पहली बार हो रही है। 2014 में पहली बार आजादी आई है, आरएसएस की चीफ कह चुके हैं। अयोध्या में जब मंदिर बना तब आजादी आई है, उसके पहले हम गुलाम थे। तो इस तरह की देश विरोधी हरकतें, इन सब की बातें होती रहती हैं। ये नितांत निकम्मा और नालायक प्रशासन है, निकांत निकम्मा और नालायक शासन है।
ऐसी परिस्थिति में जब आप कह रहे हैं करोड़ों लोग हैं, वैसे तो उत्तर प्रदेश की आबादी 24-25 करोड़ बताई जाती है और मुझे लगता है कि पूरा उत्तर प्रदेश इकट्ठा होकर के इलाहाबाद पहुंच गया है। हम लोग जो राजनीतिक तौर पर काम करते हैं और जब सभा सम्मेलन करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि कितने लोगों के आने की उम्मीद है। उसमें 10-15% तक तो मार्जिन मान के चलते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं करते कि छोटा मैदान कर लें और बहुत बड़ी भीड़ आ जाए, छोटा हॉल कर लें और बहुत बड़ी भीड़ आ जाए। इसलिए उसका एक गणित है। देश पांडे साहब बताएंगे, शायद इन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया है। हम लोगों का जो मामला है, अगर सिर्फ बैठाया जाएगा तो 3 बाई 3 फुट मिनिमम जगह चाहिए कि लोग आए, बैठे, भाषण सुने और चले जाए। लेकिन अगर देर तक बैठना है तो 4 बाई 4 फुट की जगह चाहिए होती बैठने के लिए। और अगर आदमियों को रात को सुलाना भी है तो 7 फुट बाई 4 फुट का कम से कम स्थान चाहिए एक आदमी के सोने के लिए, फिर आवागमन के लिए, फिर खाना भी वो लोग खुद बनाते हैं, अपनी अपनी बोरी वोरी लेके खुद आए हुए हैं। उसके बाद शौच के लिए और बाकी नित्य कर्म उसके लिए। ये सारा स्थान अगर जोड़ लिया जाए तो खैर हिसाब किताब अपनी जगह हो जाएगा। पर ये तमाशेबाजी करते रहे और वीआईपी की तरह छोटे बड़े छोट भैया टाइप के जो अधिकारी हैं, उनकी भी गाड़ियां अपने रिश्तेदारों नातेदारों को ढोती रही। अगर वहां पर 30 पुल बने हैं तो 30 में 15 पुल वीआईपी के लिए थे और 15 पुल लाखों लोगों के लिए थे। ये हादसा होना ही था और बहुत ही बेशर्मी के साथ लाशें छुपाई जाती रही। मुझे आज किसी साथी ने बताया वहां के कि वो लाशें 100 से ज्यादा भी हो सकती हैं। हम इस पर उंगली इसलिए नहीं उठाएंगे कि हम लोग को अफवाह उड़ाने के तंत्र नहीं है। ये बात खुल के तो आई जाएगी, कितना छुपाएंगे आप, अलग अलग कोने से निकल के आ जाएगी कुल कितने लोग मरे हैं। शायद के राय साहब को ज्यादा जानकारी होगी क्योंकि वहीं के हैं और बहुत प्रभावशाली हैं। इनके जानने वाले हजारों लोग वहां आए होंगे, तमाम जानकारियां इनको मिली होंगी और जो ऑफ द रिकॉर्ड जानकारियां भी इनके पास होंगी। लेकिन इतना निश्चित है कि जिस तरह की दोनों भगदड़ मची है, जिस तरह की भीड़ है, उसमें 30 मौत तो नहीं हुई है। उन मौतों की संख्या कहीं ज्यादा दिखलाई पड़ती है और उसको लगातार छुपाने की कोशिश, वहां के डीएम और एसएसपी के बड़े भद्दे टाइप के बयान और ये कहना कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही कुछ थोड़ा बहुत हो गया है, घायल हुए लोग उनका इलाज हो रहा है। योगी जी का 15-16 घंटे तक मौत के ऊपर कोई बयान नहीं, उसके बाद फिर रोता हुआ एक बयान देना उनका अजीब टाइप का चेहरा है भाई कि आप पहले बयान ही नहीं दे रहे, हिंदू मुसलमान किए दे रहे हैं। इस घटना के 5 घंटे बाद भी उनका ट्वीट है जिसमें वो हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं और 16-17 घंटे बाद फिर रोते हुए एक बयान दे रहे हैं वो, फिर मोदी बयान दे रहे हैं, अमित शाह बयान दे रहे हैं। आपने अच्छा कहा, बड़ा शर्मनाक दृश्य था वो, दो दृष्टि से शर्मनाक। वो सब तमाम साधु और आचार्य जिनकी लोग बहुत इज्जत करते हैं, हिंदू धर्म का मठाधीश मानते हैं, वो सब के सब अमित शाह को नहला रहे थे। उससे विभत्स ये था कि वो छोटा छोटा लंगोट पहने हुए थे, नंगे दिख रहे थे। अगर डायरेक्ट नंगे नहीं दिख रहे थे तो इनडायरेक्ट वो नंगे तो दिख ही रहे थे, एक कपड़ा लपेट सकते थे। कुछ शिष्टाचार होता है, कुछ संस्कार होते हैं, लेकिन बहुत ही भद्दा दृश्य था वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और वो सारे आचार्य और साधु जो अपने को शंकराचार्य पता नहीं क्या क्या कहते हैं तथाकथित तौर पर, जो नहला रहे थे, कम से कम वो तो अब सम्मान के काबिल नहीं रह गए, उनका सम्मान नहीं किया जा सकता। ये उत्तर प्रदेश के चेहरे पर बड़ा कलंक लगा है। मौत हो जाना, इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं, पहले भी हो चुकी है, 52-54 में भी हुई थी, घटनाएं हुई हैं, लेकिन लोग शर्मिंदा हुए, शर्मिंदा होकर लोगों ने उसकी जांच की, उसकी जिम्मेदारियां ली अपनी। लेकिन जिम्मेदारी ना लेना, जांच नहीं करना और चुनाव प्रचार में दिल्ली में जाके लगे रहना। और अभी भी आपने कहा 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी आने वाले, क्योंकि प्रधानमंत्री 5 तारीख को वोट पड़ेगा, तो वोट की खेती के लिए भले कुछ लोग और मर जाए, क्योंकि इनको शौक है गंगा में लाशें बहाने का। वो कोरोना के द्वारा लाशें गंगा में बहाई जाए या कुंभ के द्वारा लाशें गंगा में बहाई जाए, वो शायद उनको सुखद लगता होगा। कोरोना के बाद भी ये चुनाव जीत गए थे, हो सकता है इनको लगता है कि वो इनके लिए शुभ साबित होता है, तो लाशें बहाने का इनको शौक है, लाशें गिनने का इनको शौक है। लेकिन बहुत शर्मनाक दृश्य है, बहुत शर्मनाक घटना घटी है। और इस पर अभी मैं किसी देश का पढ़ रहा था कि वहां पर सिर्फ कोई छत गिर गई थी और 17 लोगों की मौत हो गई, वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तो अगर वहां का प्रधानमंत्री इस्तीफा दे सकता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? अगर आजम खान ने अपने इस्तीफे का ऑफर कर दिया तो कितनी बेशर्म सरकार है कि अभी तक यहां किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली और किसी ने इस्तीफे का क्या साधारण तौर पर जिम्मेदारी भी नहीं ली कि मेरी जिम्मेदारी है, इतना भी कहने का किसी ने कष्ट नहीं किया है। इसलिए आनंदवर्धन जी, बहुत ही दुखद दृश्य है, बहुत ही शोक का दृश्य है। ईश्वर करे कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को राहत मिले। यद्यपि हमारे ही पैसे से उनके मौत को खरीदेंगे लोग, सरकार में बैठे हुए लोग, जो घायल हैं वो जिंदा रहे, उनको किसी की मौत ना होने पाए, हम लोग सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन मैं मांग करता हूं, इस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है।
मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और संबंधित सभी अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त होना चाहिए। और ये बताया जाना चाहिए कि इस मेले का जो आयोजन हो रहा है, इसका प्रभारी मंत्री कौन है, वो कौन मंत्री है जो आजम खान की तरह उसका प्रभारी है, किसने काम किया है, उसका नाम भी सामने आना चाहिए। जी आनंदवर्धन जी। जी मैं राय साहब बस एक मिनट का ले लूं। कल एक और मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई नेगेटिव अफवाह ना फैलाएं। मैं एक तो ये नहीं समझता हूं अफवाह नेगेटिव और पॉजिटिव भी होती है क्या। जब प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, तो वो अफवाह थी, वो पॉजिटिव अफवाह थी कि इस तरह की अफवाह होती है। मैं इस बात को कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन कहना जरूरी था। मेरे दर्शक कह रहे हैं ये आस्था का मेला नहीं, ये धंधे का मेला है। और मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहूं डॉक्टर राय, मेरे हिसाब से भाजपा जो करना चाहती थी उसमें वो सफल हो चुकी है। धर्म का काम हो गया है। आप और हम जहां रहते हैं, मैं आपको बता दूं, मैं 77 में पढ़ता था लखनऊ यूनिवर्सिटी में। पहली बार घर वालों के साथ गया था कुंभ, और मेन नहान के दिन नहीं, फिर 89 में गया, 1 में गया, 13 में गया, और बहुत सीधा सा मेरा है। मैं अभी भी 15 के तारीख के बाद जाऊंगा। राय साहब से बात ये हुआ था 15 के बाद आइए, तब अखाड़े और वो सब चले जाएंगे, तब जाऊंगा। लेकिन मैं इस बार ऐसे लोगों को देखा है जो पूजा पाठ और इनको ये कुछ मानते थे कि ये तो बहुत ही दकियानूसी चीज है। वो सब यू गॉन टू कुंभ, नहीं व्हेन यू आर गोइंग, ना वेयर आर यू स्टेइंग, अच्छा यू आर स्टेइंग देयर, नो आई हैव अरेंजमेंट नाउ। तो मतलब वो अब जेब में कुछ छोटा छोटा लिटिल भी लेके सब अपना वहां जा रहे हैं कि लिटिल वहां मिलेगा नहीं, तो लिटिल का भी इंतजाम करके ये क्या बना दिया है। तो मेरे हिसाब से बीजेपी तो सफल रही है। और कल बीजेपी अगले 2-4-5 दिन में जिस तरह से मीडिया उसके पास है, वो इसको भी बताएगी कि क्या क्या किसकी गलती थी। मैं चलते चलते मेरे हिसाब से आज एक स्वर में पूरे देश को ये कहना चाहिए कि मोदी जी आप 5 तारीख को यहां मत आइए, वहीं से वो कर लीजिए। शंकराचार्य ने ये वो दी है, रूलिंग दी है कि आप पानी मंगा के छिड़क लीजिए, आपको कुंभ के स्नान के बराबर पुण्य मिलेगा। डॉक्टर राय तो अनम्यूट कर दीजिएगा, अनम्यूट हो गया। आनंद जी, उनको अगर कुंभ में नहाने के लिए जाना होता तो नहीं जाते एक बार को, लेकिन 5 तारीख को दिल्ली में वोट पड़ेंगे, तो 5 तारीख को उनको इसलिए जाना है कि पूरे टाइम टीवी उन्हीं को दिखाएगा और वोट को प्रभावित करने जो हमेशा की उनकी रणनीति रहती है वो करेंगे। के राय साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई और आपके लाखों दर्शक जो सुन रहे होंगे उनके लिए वो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। ये रोक रहे थे कि मुसलमान वहां ना आए, लेकिन कुंभ भी मुसलमानों के पास पहुंच गया है। ये एक बहुत बड़ा तमाचा लगा है इन लोगों को। दूसरा, सेक्टर में बांटा जाता है किसी भी बड़े कार्यक्रम को, राजनीतिक कार्यक्रमों में भी होता है कि सेक्टर में बांट करके अलग अलग लोगों को, कुछ जिम्मेदार लोगों को लगाया जाता है कि आप वहां निगाह रखिएगा, कोई गड़बड़ ना कर दें, आप वहां ध्यान रखिएगा, वहां से सूचना देते रहिएगा अपने फोन से, मोबाइल से। तो यहाँ पर सेक्टर की व्यवस्था क्या थी और सेक्टर की व्यवस्था अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी, लोग कहाँ चले गए वो। तीसरा, सारा कारोबार गुजरातियों को दे दिया गया। वो सारे लोग, राय साहब बताएंगे के राय साहब, वो सारे लोग जो पिछले 50-100 साल से वहां का सारा काम करते थे, व्यवसाय करते थे, टेंट तंबू लगाते थे, वो सारे लोग आउट हो गए, या वो पैटी उनके वो हो गए जो ठेकेदार, और सारा काम वहां का बनारस लखनऊ की तरह सारा काम गुजरातियों को दे दिया गया है। तो गुजराती तो जहां जाएगा वहां यही होगा, हर जगह यही हो रहा है। गुजराती जहां जा रहा वहां यही हो रहा है हर जगह। तो यहाँ भी हुआ है। उस कमिश्नर के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, जो कह रहा था कि थोड़ी देर में भगदड़ होने वाली है। अगर उसको पता था भगदड़ होने वाली तो उसने कार्रवाई क्या की, उसने उसके खिलाफ एक्शन क्या लिया, उसने उसके खिलाफ तत्काल रणनीति क्या बनाई, उसने निर्देश क्या दिया अधिकारियों को, ये महत्वपूर्ण है। उसके खिलाफ अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ, ये मुझे बहुत आश्चर्य है। लेकिन एक बात और है, जहां ये आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपना काम कर लिया, वहां दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं जो राय साहब ने कहा कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियत ने भी अपना काम कर लिया। हिंदुस्तानियत ने या इलाहाबाद क्या है, वो जो राय साहब ने बताया, वो जो दृश्य वहां दिख रहा है और हम आप बड़े पैमाने पर शेयर कर रहे हैं, सब लोग देश में फैला रहे हैं, उसको कोई कितना रोकेगा। ये मुल्क कैसे चलता है, ईसाई सिख मुसलमान सब मिल करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं, इसको कैसे रोक पाओगे। ये ठीक है, ऐसे समाचार आरएसएस को बड़े अप्रिय हैं, ये उनके सारे किए कराए पे पानी फेर देते हैं, लेकिन ये भी सच निकल के आ गया कि ये कितना भी बर्बाद कर लें, मुट्ठी भर लोग, चंद लोग, बहुत कम गिनती के लोग इनकी बातों में जरूर आ जाएं, लेकिन हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानियत अभी कायम है, महात्मा गांधी का विचार अभी कायम है, उसको ये मिटा नहीं पाएंगे। जी आनंद जी।